हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी बायो एकेडमी। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एक्सक्रीटरी सिस्टम। कल हम देख रहे थे कि रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कल हमने जीएफआर के दो मैकेनिज्म की स्टडी कर ली थी जो रेगुलेट कर रहे थे। उसके बाद आज हम उसके बाद वाले दो जो रेगुलेट कर रहे हैं मैकेनिज्म उसके बारे में पढ़ेंगे। जो तीसरा फैक्टर है वो है रास, RAAS। रास यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, रास यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये हमारी जो जीएफआर है उसको किस तरीके से रेगुलेट कर रहा है आज हम वो पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है हमें उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। हमने दो तरीके की आर्टेरियोल्स पढ़ी थी जब हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। एक हमने पढ़ी थी एफरेंट आर्टेरियोल, एक हमने पढ़ी थी इफरेंट आर्टेरियोल, है ना। जो चौड़ी वाली थी इस तरीके से हमने ग्लोमेरुलस की स्ट्रक्चर देखी थी कि जो चौड़े वाली थी वो थी एफरेंट, जो ब्लड लेके आ रही थी, जो जा रही थी वो थी इफरेंट। यहाँ पर हमने बाउमेंस इस तरीके से कैप्सूल में बनाया था। ठीक है, तो ये है एफरेंट, ये है इफरेंट। एफरेंट के अंदर अगर वैसोडाइलेशन हो, वैसोडाइलेशन क्या होता है? वैसोडाइलेशन का मतलब होता है कि इसकी जो ल्यूमेन है, इसकी जो ये स्ट्रक्चर है, ये अगर चौड़ी हो जाए, ये डायलेट हो जाए, इसका ल्यूमेन बड़ा हो जाए, वैसोडाइलेशन होने से जो जीएफआर है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर ये चौड़ी हो गई तो ज्यादा ब्लड आएगा, ब्लड के ज्यादा आने से प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होने से हमारा जो फिल्ट्रेट है वो जल्दी बनेगा, ज्यादा बनेगा। इस वजह से इसके डायलेट होने से, वैसोडाइलेशन होने से जो जीएफआर है वो बढ़ेगा। उसी तरीके से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने से क्या होगा, यानी कि अगर ये सिकुड़ गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, इसकी जो ल्यूमेन है वो पतली हो गई, तो इससे जो जीएफआर है वो हो जाएगा कम। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि अगर ये चीज बड़ी हो रही है, इसकी ल्यूमेन अगर बड़ी पाइप है तो पानी जल्दी जल्दी आएगा और प्रेशर भी जल्दी पड़ेगा। अगर छोटी सी पाइप है तो उसके अंदर पानी धीरे धीरे आएगा और प्रेशर भी कम पड़ेगा। उसी तरीके से इफरेंट आर्टेरियोल के अंदर उल्टा हो जाता है। यहाँ पर अगर वैसोडाइलेशन होगा, यानी कि जो वहां से पाइप जा रही है, जो निकल रही है, अगर वो चौड़ी होगी तो फटाफट पानी निकल जाएगा, तो प्रेशर नहीं हो पाएगा, तो जीएफआर जो है यहाँ पर हो जाएगा कम। और अगर ये वाली पाइप हो गई पतली, सिकुड़ गई, तो प्रेशर बढ़ जाएगा और जो जीएफआर है वो हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें हमारे दिमाग में रखना है जब हम पढ़ेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कि एफरेंट आर्टेरियोल को अगर हम डायलेट कर देते हैं तो जीएफआर बढ़ जाएगा, अगर हम उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं तो जीएफआर कम हो जाएगा। उसी तरीके से जो इफरेंट जो निकल रही है, इफरेंट आर्टेरियोल, उसको अगर हम बढ़ा देंगे तो जीएफआर कम हो जाएगा, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे तो जीएफआर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा रास। सपोज ये लीवर है, लीवर से क्या रिलीज हो रहा है? लीवर से रिलीज हो रहा है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन कौन रिलीज कर रहा है? लीवर। ये कैसी फॉर्म है? ये है इनएक्टिव फॉर्म। ये कैसी फॉर्म है? ये है इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, अब एंजियोटेंसिनोजन ने क्या किया कि एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन फर्स्ट। एंजियोटेंसिनोजन को ऐसा क्या मिला कि ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो इसको मिला रेनिन। क्या मिला इसको? इसको मिला रेनिन। रेनिन आया कहां से? रेनिन आया किडनी से।
रेनिन आया किडनी से, किडनी ने क्या रिलीज किया, रेनिन। किडनी से रेनिन कहाँ से आया, किडनी के अंदर स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिसका नाम होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। इन जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से रेनिन रिलीज किया जाता है। तो ये रेनिन ने क्या किया कि एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। ठीक है, अब ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को ऐसा क्या मिला कि एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो इसको मिला ACF यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर ने एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो ACF है ये कहाँ से आया, इसको किसने दिया, ये दिया जो हमारे हैं लंग्स से आया ACF, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन सेकंड में, और जो एंजियोटेंसिन सेकंड है अब ये आ गया अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर, यानी अब हो गया ये एक्टिव, अब करेगा ये अपना काम। अब इसने क्या काम करना है, इसने करने हैं दो काम। ठीक है, पहला काम इसने क्या करना है, पहला काम करना है इसने वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन पहला काम इसने किया, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। इसने कॉन्स्ट्रिक्शन तो किया, एफरेंट में किया या इफरेंट में किया, इसने किया इफरेंट के अंदर। इफरेंट के अंदर अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो हम अभी पढ़ के आए हैं, तो जो GFR है वो जाएगा बढ़। तो GFR क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा इफरेंट आर्टेरियोल के अंदर। ये किसने करवाया, एक्टिव फॉर्म में एंजियोटेंसिन सेकंड ने ये काम करवाया। दूसरा इसका काम क्या है, दूसरा इसका काम है कि ये जाएगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन के पास, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ा देगा। जब एल्डोस्टेरोन हार्मोन इससे बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो सोडियम है जो क्लोराइड है ये तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे ज्यादा, इनका एब्जॉर्प्शन जाएगा बढ़, और जो पोटेशियम है ये हो जाएगा एक्सक्रीट, कहाँ पे, यूरिन के साथ। ठीक है, K पॉजिटिव का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, Na और Cl का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा एल्डोस्टेरोन के बढ़ने से। और ये क्यों बढ़ा, क्योंकि एंजियोटेंसिन सेकंड ने वर्क किया। ये एक्टिव फॉर्म है जिसने दो काम किए, एक तो कॉन्स्ट्रिक्शन किया, किसको, इफरेंट को, GFR बढ़ा दिया, और एक एल्डोस्टेरोन को बढ़ाया जिसकी वजह से Na और Cl का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया और जो पोटेशियम आयन है उसका एक्सक्रीशन जो है वो बढ़ गया। ठीक है, ये तो रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, अब ये हमारा थर्ड मैकेनिज्म था। अब हम पढ़ते हैं हमारा फोर्थ मैकेनिज्म। हमारा फोर्थ मैकेनिज्म क्या है, फोर्थ मैकेनिज्म है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर सिस्टम। यानी कौन सा सिस्टम, ANF सिस्टम, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर सिस्टम। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा फोर्थ सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज है, ANF फैक्टर कौन रिलीज कर रहा है, क्या चीज है। तो उसके लिए अगर हम बात करें कि जो हार्ट है, हार्ट की वॉल को कहा जाता है एट्रियल वॉल। ठीक है, ये किसकी है, हार्ट की वॉल है। हार्ट की एट्रियल वॉल जो है वो क्या रिलीज करेगी, एट्रियोनेट्रियूरेटिक फैक्टर। ANF रिलीज किसने किया, एट्रियल वॉल ने, किसकी, हार्ट की एट्रियल वॉल ने ANF को रिलीज किया। अब ये जो ANF है इसके भी दो काम है, ये क्या करेगा, ये करेगा दो काम। पहला काम करेगा ये वैसोडाइलेशन, यानी कि ये चौड़ी करेगी नलिका, कौन सी वाली, ये करेगी इफरेंट, जिसको ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, जिसको रास जो है वो पतला कर रहा था, इसने उसको चौड़ा कर दिया, जिससे क्या हुआ कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो गया बढ़। यहाँ पर क्या हो रहा था, सॉरी ये हो गया कम, यहाँ पर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, यहाँ पर क्या हुआ, कम हो गया, बिल्कुल ऑपोजिट काम चल रहा है। फिर अगर हम इसका दूसरा काम देखें तो इसका दूसरा काम क्या है
कि ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है इस हार्मोन को कर देगा कम। इसके कम करने से क्या हुआ, सोडियम और क्लोराइड इनका जो एब्जॉर्प्शन था, ये जो एब्जॉर्ब हो रहे थे वो हो जाएगा कम, और जो K+ का एक्सक्रीशन है वो हो जाएगा ज्यादा। यानी कि अब जो K+ है वो जाएगा यूरिन के अंदर, यूरिन के अंदर K+ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये काम था ANF का, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है ना, इसका बिल्कुल ऑपोजिट। यहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा था, यहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। यहाँ पर K+ एक्सक्रीट हो रहा था, वहां भी K+ एक्सक्रीट हो रहा है ब्लड के अंदर। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, इसलिए मैंने इसको रब भी किया ताकि हम कंपैरेटिव स्टडी कर पाए कि जो ANF है और ये क्या था, ये था RAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिटली वर्क करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो हो गया है कंप्लीट। अभी जो हम बात करेंगे वो करेंगे सेकंड, जो हमारा मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप था, जो कि था क्या था, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेकंड था सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेकेंड पार्ट था सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि अब जो रीअब्जॉर्प्शन के अंदर वो आएगा कि अभी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था उसमें से जो भी एसेंशियल जो रिक्वायर्ड हमें सब्सटेंसेस है उनको वापस से रीअब्जॉर्ब करना है ताकि वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर ना हो जाए। तो कौन कौन से सब्सटेंस है जिनको हमें रीअब्जॉर्ब करना है, कौन सी ऐसी सब्सटेंस है जिनको एक्टिवली करना है, जिनको पैसिवली करना है, वो सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कौन कौन से पार्ट में होगा। PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल समीपस्थ कुंडलित नलिका, DCT दूरस्थ कुंडलित नलिका, उसके बाद हेनलेज लूप और कलेक्टिंग डक्ट, इनके अंदर होगा रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन इन सब में से पावरफुल कौन है, पावरफुल मतलब जो सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करेगा कि मुझे दो, वो करेगा PCT। जितना भी वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है उसका 80% तो PCT ही एब्सॉर्ब करेगा, और जो 20% है बचा कुचा ये कर देंगे। सो जो 20% वाटर रीअब्सॉर्प्शन है वो करेंगे ये, और अकेला 80% वाटर रीअब्सॉर्प्शन कर देगा PCT, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि कौन कौन से मटेरियल है जिनको एब्सॉर्ब करना चाहिए, तो उसमें से कौन से एक्टिवली होंगे, कौन से पैसिवली होंगे, उसके बारे में बात करते हैं। जो है ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, फैटी एसिड हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल एसेंशियल है, सोडियम बिल्कुल हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। ये सारे के सारे एक्टिवली होंगे, डिफ्यूज कह लो या एब्जॉर्ब कह लो। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, सोडियम, ये सारे के सारे एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे। उसके अलावा जैसे वाटर है, जैसे क्लोराइड है, ये सारे के सारे पैसिवली एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, सोडियम ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होने वाले हैं, और वाटर एंड क्लोराइड ये पैसिवली एब्जॉर्ब होने वाले हैं। एक चीज और कि 80% ऑफ द वाटर जो है, या फिर सबसे ज्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन है वो हमने बात की कि PCT में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा PCT के अंदर। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कितना कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा नहीं बनेगा, उस चीज का जो मेजरमेंट है वो करेगा हेनलेज लूप। हेनलेज लूप बताएगा कि यूरिन कितना कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा कितना नहीं, क्योंकि इसकी लेंथ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड करती है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड करेगा हेनलेज लूप पर, लेकिन मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, PCT में। और जो मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा वो होगा असेंडिंग आर्म ऑफ हेनलेज लूप,
असेंडिंग आर्म के अंदर जो है वो मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंसेस है जो हमें हाईली रिक्वायर्ड है, कौन से सब्सटेंसेस है जो इतने रिक्वायर्ड नहीं है रीएब्जॉर्प्शन के बेस पर। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम बोलेंगे हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हैं लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हैं ए थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। क्या है ये हाई थ्रेशोल्ड, लो थ्रेशोल्ड, ए थ्रेशोल्ड? हाई थ्रेशोल्ड का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी रीएब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, यानी कि इनका जो रीएब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। इनका रीएब्जॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। ठीक है, लो थ्रेशोल्ड में वो आएंगे कि जिनका रीएब्जॉर्प्शन हमें चाहिए तो सही, लेकिन नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, और ए थ्रेशोल्ड वो है कि जिनका रीएब्जॉर्प्शन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इनका रीएब्जॉर्प्शन हमें चाहिए नहीं। तो हाई थ्रेशोल्ड, लो थ्रेशोल्ड और ए थ्रेशोल्ड ऐसे सब्सटेंसेस जिनका रीएब्जॉर्प्शन बहुत ही एसेंशियल है उसको नाम दिया हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका जो रीएब्जॉर्प्शन है वो एसेंशियल तो है बट इतने अमाउंट में एसेंशियल नहीं है, वो आएंगे लो थ्रेशोल्ड। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनका रीएब्जॉर्प्शन एसेंशियल नहीं है वो आएंगे ए थ्रेशोल्ड। तो ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस है जिनका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है जो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे? ठीक है, अगर हम बात करें इसके अंदर हाई थ्रेशोल्ड जो कि बहुत जरूरी है, ग्लूकोज बहुत जरूरी है, अमीनो एसिड बहुत जरूरी है, फैटी एसिड बहुत जरूरी है, बाइकार्बोनेट आयन बहुत जरूरी है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है, और वाटर। ये सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका रीअब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है और ये हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस हैं। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो लो थ्रेशोल्ड होते हैं, जैसे कि यूरिया, जैसे कि फॉस्फेट आयन, जैसे कि क्रिएटिन, जैसे कि क्रिएटिनिन, जैसे कि प्यूरिक एसिड। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका रीअब्जॉर्प्शन होना इतना भी ज्यादा एसेंशियल नहीं है। इन सब्सटेंसेस को बोलेंगे लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस और ए थ्रेशोल्ड सब्सटेंस के अंदर आएगा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ए थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है। ठीक है, तो हमने 3 पार्ट के अंदर सब्सटेंसेस को डिवाइड कर लिया, हाई थ्रेशोल्ड, लो थ्रेशोल्ड और ए थ्रेशोल्ड। जो ज्यादा एसेंशियल है, जो कम एसेंशियल है, जो एसेंशियल नहीं है रीअब्जॉर्प्शन के लिए, उसके बेसिस के ऊपर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी बात की थी हेनलेज लूप की, है ना। हेनलेज लूप की 2 आर्म थी, एक आर्म थी डिसेंडिंग आर्म, एक आर्म थी असेंडिंग आर्म। अवरोही भुजा और आरोही भुजा। जो डिसेंडिंग आर्म थी वो तो वाटर के लिए परमिएबल थी, यानी वाटर यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो सकता था, लेकिन वो आयंस के लिए जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, इनके लिए इम्परमिएबल थी, यानी यहाँ पर इन आयंस का जो है रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पा रहा था। किसके अंदर? डिसेंडिंग आर्म के अंदर। हमने इस तरीके से 2 आर्म्स पढ़ी थी हेनलेज लूप की। यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट थी, यहाँ पर पीसीटी थी, पीसीटी यहाँ पर पीसीटी, यहाँ पर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट थी। तो ये जो थी ये थी डिसेंडिंग आर्म, ये जो थी ये थी असेंडिंग आर्म। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड आयन है वो तो इम्परमिएबल थे असेंडिंग आर्म के अंदर, और यहाँ पर वाटर परमिएबल था, यानी यहाँ से जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन तो हो पाएगा। लेकिन जो असेंडिंग आर्म है वो इसका उल्टा है, यहाँ पर वाटर तो है इम्परमिएबल, वाटर है इम्परमिएबल, लेकिन जो सोडियम और जो क्लोराइड आयंस है इनके लिए है परमिएबल,
इनके लिए है परमिएबल, यानी कि जो ये वाली आर्म है यहाँ से वाटर तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ से जो चीजें एब्जॉर्ब हो पाएंगी वो है सोडियम, वो है क्लोराइड, इनका रीएब्जॉर्प्शन तो हो पाएगा, लेकिन वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। हम पहले इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर पढ़ रहे हैं, फिर हम एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कर देंगे रीएब्जॉर्प्शन की। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। इनके अंदर क्या होगा? इनके अंदर दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन एक तरीके का क्या है? मिनरेलोकॉर्टिकोइड, जो कि रिलीज होता है एड्रीनल ग्लैंड से। ये जो किडनी होती है ना, इस किडनी के ऊपर एक इस तरीके का ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसको नाम देते हैं एड्रीनल ग्लैंड। इस ग्लैंड से जो है वो मिनरेलोकॉर्टिकोइड रिलीज होते हैं, और मिनरेलोकॉर्टिकोइड से भी एल्डोस्टेरोन का जो इफेक्ट है वो पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड हार्मोन है ADH, ये जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या है? वैसोप्रेसिन हार्मोन वो है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो न्यूरोहाइपोफाइसिस, एक एंटीरोहाइपोफाइसिस। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है उससे ये रिलीज होता है ADH या वैसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है। तो अब एल्डोस्टेरोन का क्या काम है और ADH का क्या काम है? एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है ये क्या करेगा? ये कहेगा कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इनको तो एब्जॉर्ब कर दो, ठीक है, इनको तो यूरिन से एब्जॉर्ब कर लिया जाए, लेकिन जो पोटेशियम आयन है इसको यूरिन के अंदर दे दिया जाए, इसको एक्सक्रीट कर दिया जाए। सोडियम और क्लोराइड आयन को भी एब्जॉर्ब कर लो और जो पोटेशियम आयन है उसको कर दो एक्सक्रीट। और ADH क्या कह रहा है? ADH हार्मोन कह रहा है कि वाटर को एब्जॉर्ब करो। तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो कौन रेगुलेट कर रहा है? वो कर रहा है ADH या वैसोप्रेसिन हार्मोन। कौन सी जगह पर? DCT या कलेक्टिंग डक्ट वाली जगह पर ही सिर्फ जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो ADH या वैसोप्रेसिन हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, अब इसका थोड़ा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो ये हमने बनाई है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमने बनाई है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। यहाँ से आ रही थी एफरेंट आर्टरी और यहाँ से जा रही है इफरेंट आर्टरी, ठीक है। हमारा जो फिल्ट्रेट है वो है यहाँ पर, यहाँ से जो फिल्टर हुआ वो है यहाँ पर। अब जो एब्जॉर्प्शन होगा वो होगा PCT पार्ट में, वो होगा हेनलेज लूप में, वो होगा DCT पार्ट में, वो होगा कलेक्टिंग डक्ट में, वो होगा कॉमन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो अब जो फिल्ट्रेट है, अब ये फिल्ट्रेट आ गया PCT में, ये फिल्ट्रेट PCT में पहुंच गया। हमने पढ़ा था कि PCT के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। इन सेल्स को हमने नाम दिया था सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जो है वो पीसीटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब ये क्या क्या एब्जॉर्ब करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगी ग्लूकोज, बिल्कुल, अमीनो एसिड, फैट्स, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, यूरिया, जो भी हमारे हाई थ्रेशोल्ड है स्पेशली वो वाले सारे के सारे यहाँ पर हो जाएंगे। बाइकार्बोनेट, ये कुछ आयंस हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको एब्जॉर्ब किया जाएगा पीसीटी में, क्योंकि हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन कहाँ होना है, पीसीटी के अंदर। उसके बाद ये जो सब्सटेंस है ये जाएगा आगे, ये जाएगा अब हेनलेस लूप के अंदर। हेनलेस लूप की कौन सी पार्ट में, ये है डिसेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ हेनलेस लूप के अंदर ये गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो वाटर है उसके लिए तो ये परमिएबल है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा वाटर। क्या निकल रहा है, वाटर, यानी यहाँ पर जितना भी वाटर है वो वाटर सारा का सारा ये एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। कौन सी, डिसेंडिंग आर्म ऑफ हेनलेस लूप। फिर हम जाएंगे असेंडिंग आर्म के पास, ये फिल्ट्रेट गया, अब आ गया यहाँ पर, ये है असेंडिंग आर्म। इस असेंडिंग आर्म के अंदर क्या हुआ, इस असेंडिंग आर्म के अंदर एब्जॉर्ब हुए सोडियम, क्या एब्जॉर्ब हुआ, क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड तो एब्जॉर्ब हो गए, लेकिन वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि इसकी जो असेंडिंग आर्म है वो है इम्परमिएबल टू वाटर, ये है असेंडिंग आर्म ऑफ हेनलेस लूप, ठीक है। इसके बाद अब ये फिल्ट्रेट है, ये जाएगा डीसीटी के अंदर, ये फिल्ट्रेट गया यहाँ पर डीसीटी के अंदर। अब इस फिल्ट्रेट पर डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के दो हार्मोन्स काम करेंगे। कौन से दो हार्मोन्स थे वो थे एल्डोस्टेरोन हार्मोन और एडीएच हार्मोन। अब यहाँ पर काम किनका है, इन दो हार्मोन्स का काम है। ये दो हार्मोन्स क्या काम कर रहे थे, ये हार्मोन्स कह रहे थे, एडीएच कह रहा था वाटर ले लो, ठीक है। एल्डोस्टेरोन कह रहा था सोडियम ले लो, एल्डोस्टेरोन कह रहा था क्लोराइड ले लो। लेकिन एल्डोस्टेरोन ने एक चीज और कही थी कि यहाँ पर क्या डालो, पोटेशियम आयन इसके अंदर एक्सक्रीट कर दो यूरिन के अंदर, ठीक है। तो ये काम किया एल्डोस्टेरोन प्लस एडीएच ने मिलकर। उसके बाद ये जो फिल्ट्रेट है अब बनेगा ये यूरिन, अब बना है ये यूरिन, ठीक है। अब बना है ये यूरिन, कैसे, क्योंकि यहाँ पर भी सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर भी क्लोराइड एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर भी पोटेशियम रिलीज हो रहे हैं, क्या ये चीज जो है ये सीसीडी में भी चलती रहती है, और यहाँ पर जाकर बनेगा कंसंट्रेटेड यूरिन। पूरे नेफ्रॉन के अंदर यूरिन नहीं बनता, यूरिन बनता है कलेक्टिंग डक्ट सीसीडी के अंदर, और कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये हम पढ़ चुके हैं कि नेफ्रॉन के जो पार्ट हैं वो है पीसीटी, वो है मेलफिजियन बॉडी, डीसीटी, हेनलेस लूप, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट और सीसीडी को नेफ्रॉन का पार्ट नहीं माना जाता। इसलिए यूरिन फॉर्मेशन नेफ्रॉन के अंदर नहीं होती है, नेफ्रॉन के बाद में होती है। यहाँ पर बनेगा यूरिन, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो हम इसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना है इसको क्या नाम देंगे, ये है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से सबसे पहले पीसीटी पार्ट में गया सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम के पास, वहां से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट्स, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, यूरिया, बाइकार्बोनेट, ये सारे के सारे हो रहे हैं यहाँ पर रीएब्सॉर्ब। उसके बाद ये गया हेनलेस लूप में। हेनलेस लूप की जो डिसेंडिंग आर्म थी वहां से वाटर तो हो जाता, वाटर था परमिएबल, तो वो तो यहाँ से रीएब्सॉर्ब हो गया। उसके बाद जो आयंस थे यहाँ पर बन गया सॉल्यूशन जो कि बहुत ही हाइपरटोनिक था, क्योंकि वाटर तो निकल गया तो यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था। फिर यहाँ पर असेंडिंग आर्म के पास गया जहां से सोडियम और क्लोराइड आयंस जो है ये एब्सॉर्ब हो गए, तो ये सॉल्यूशन फिर से हाइपोटोनिक बनता गया। ये हाइपोटोनिक के बारे में हम काउंटर करंट में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद जो ये फिल्ट्रेट है ये गया आगे डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में, जहां पर दो हार्मोन थे, एल्डोस्टेरोन हार्मोन एंड एडीएच हार्मोन। इन्होंने क्या किया, वाटर ले लिया, सोडियम ले लिया, क्लोराइड ले लिया, और जो पोटेशियम था वो यूरिन में डाल दिया।
उसके बाद जो CCD है उसके अंदर भी ये प्रोसेस सारा चलता रहेगा और लास्ट में बन जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ये जो सारा कुछ एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये हो क्या रहा है, कहाँ हो रहा है, ये जो आसपास एब्जॉर्प्शन चल रहा है यहाँ पर कौन सी चीज है, यहाँ पर है ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ब्लड है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बाद ये ब्लड में ही जाना, तो हम कह सकते हैं कि ये चीजें वापस से ब्लड में हमारी बॉडी में ही वापस की सारी रीएब्सॉर्ब हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।